हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी का, दैट इज़ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ऑलरेडी हम रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। रिप्रोडक्शन में क्या वेरिएशंस हो रही थी, वेरिएशंस का क्या फ़ायदा है, वो सारी चीज़ें हमने रिप्रोडक्शन में देखी हैं। आज हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी एंड हाउ एवोल्यूशन इज़ अकरिंग इन द ऑर्गेनिजम्स। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए क्विकली शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। देखो, हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि रिप्रोडक्शन जो है उसकी वजह से कुछ चेंजेस जो हैं वो मिलते हैं। देर आर सटल डिफरेंसेस इन दी बॉडी डिज़ाइन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आपको याद होगा कि जब डीएनए कॉपिंग होती है तो बॉडी का एक डिज़ाइन बनता है, और क्योंकि डीएनए की कॉपिंग एग्जैक्ट नहीं होती, कहीं ना कहीं माइनर चेंजेस होते हैं, इसीलिए उसके डिज़ाइन में सटल चेंजेस भी आते हैं। दीज सटल डिफरेंसेस और चेंजेस आर कॉल्ड एज वेरिएशंस। और जो वेरिएशंस सक्सेसफुल हो जाती हैं, यानी जिसको एक ऑर्गेनिज्म कैरी ऑन कर पाता है, जिसके साथ उसकी जीने की उसकी सर्वाइवल कैपेसिटी बढ़ जाती है, दोज आर कॉल्ड एज सक्सेसफुल वेरिएशंस। सो ये वेरिएशंस में से जो भी सक्सेसफुल वेरिएशंस होती हैं, दीज आर मैक्सिमाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमें पता है कि एसेक्सुअल के अंदर वेरिएशन सिर्फ डीएनए कॉपिंग से हो रही थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन के चांसेस ज़्यादा हैं बिकॉज 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। बट ठीक है, चेंजेस आ गए, बट हाउ दीज चेंजेस आर कैरिड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, व्हाट इज द मैकेनिज्म बाय विच variations are created and inherited। ऐसा कैसे होता है, हाउ डू वी गेट टू नो अबाउट इट। ठीक है, और इन सारी वेरिएशंस की लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती हैं। द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस of the accumulation of variations is called as evolution. That is, we are evolving to for a better survival, for a better lifestyle. So this is what is the evolution. अब देखते हैं accumulation होती कैसे है। accumulation of variation during reproduction। क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे देखो, हमने पढ़ा था कि जब भी इनहेरिटेंस होती है फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन, तो किस किस चीज़ की इनहेरिटेंस होती है। पहला, एक होती है बेसिक बॉडी डिज़ाइन की, ठीक है, और दूसरा सटल चेंजेस इन दिस सटल चेंजेस की। करेक्ट, एक बेसिक बॉडी डिज़ाइन होता है, उसमें छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, वो सारे के सारे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रैवल करते हैं। करेक्ट, नाउ दिस गोज टू new generation. Now when this new generation reproduces, it will also accumulate basic body design, subtle changes
in it that were inherited, जो इनमें चेंजेस आए थे, प्लस what will happen, another set of variations will be observed. सो मतलब ये है कि अपने पेरेंट से उन्होंने बेसिक बॉडी डिज़ाइन लिया ऑर्गेनिज्म ने, और उसके साथ कुछ चेंजेस उनमें आए थे. जब उन्होंने आगे रिप्रोड्यूस किया नेक्स्ट जनरेशन में, तो कुछ और चेंजेस उन्होंने ऐड ऑन कर दिए. करेक्ट. पर क्या लगता है आपको, क्या ये सारे चेंजेस कंटिन्यूसली आगे आगे जाते हैं? डू ऑल द चेंजेस आर इनहेरिटेड? अब हमें यहाँ ये भी मालूम है कि जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बच्चों, उसमें वेरिएशन आर ओनली बिकॉज ऑफ डीएनए कॉपिंग. ये हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा था. लेकिन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में चांसेस ऑफ वेरिएशन आर हाई. So it will create or generate more diversity, क्योंकि चेंजेस ज़्यादा होंगे तो डाइवर्सिटी आएगी. So the question is, do all variations are inherited, or will all variations be inherited? दिमाग में क्वेश्चन आता है ना कि सारी वेरिएशंस एक से आगे जनरेशन में जाती रहेगी. नो, द आंसर इज नो. नॉट ऑल वेरिएशंस आर इनहेरिटेड, एज वी नो दिस. सो द आंसर इज नो. ऑल वेरिएशंस डू नॉट survive equally, but depending on the nature of variations, different individuals would have different kind of advantages. जैसे देखिए, जिराफ एक टाइम पे ऐसा होता था कि उसकी नेक बहुत छोटी होती थी, बट जब उसे ग्रास नीचे ग्राउंड लेवल पे नहीं मिली तो उसने ऊपर ट्रीज से ब्रांचेस को खाने की या लीव्स को खाने की कोशिश की. सो ग्रेजुअली फॉर द सर्वाइवल, उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था कि वो लीव्स खाएं. तो ग्रेजुअली देयर वॉज अ चेंज और वेरिएशन कि उनकी गर्दन बड़ी होती चलेगी. एंड दिस वेरिएशन वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल. इट हैज़ एडवांटेज ऑफ द सर्वाइवल. सो इस वजह से वो इनहेरिट होगी. सो व्हाट काइंड ऑफ एडवांटेज वी आर टॉकिंग अबाउट? यूजुअली दीज आर दी सर्वाइवल एडवांटेजेस. बेटर सर्वाइवल के लिए जो भी वेरिएशंस आएंगी वो ऑटोमेटिकली एक्यूमुलेट करती रहती हैं. और दूसरी चीज़, जो ट्रेट पहले आती है, यानी कि जो वेरिएशन पहले आता है, वो वेरिएशन की परसेंटेज आपको हमेशा ज़्यादा मिलती है. लुक एट द डायग्राम दैट वी इज गिवन इन योर बुक. देखिए इस डायग्राम में क्या हो रहा है. ये एक ऑर्गेनिज्म था, इसने रिप्रोड्यूस किया तो देयर वाज स्मॉल वेरिएशन. यहाँ पर ब्लू की जगह रेड कलर आ गया, और यहाँ वेरिएशन क्या था, ब्लू की जगह ग्रीन कलर आ गया. सो दिस वेरिएशन केम इन फर्स्ट जनरेशन. सेकेंड जनरेशन में क्या होगा, ये जनरेशन में तो आया ही आया ये वेरिएशन, एडिशनली एक और वेरिएशन आ गई. राइट. सो यहाँ पे क्या हुआ, देयर इज़ वन वेरिएशन, ये दो वेरिएशन एज इट इज़ रही, एक तीसरी वेरिएशन आ गई. लुक एट इट. ये तो वही परसेंटेज है, यानी कि अगर ये 1 है तो ये 2 हो गए, ये 1 है तो ये 2 हो गए. अनदर वेरिएशन हैज स्टार्टेड कमिंग इन, दिस वन एंड दिस वन. आपको क्या लगता है अब नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा? नेक्स्ट जनरेशन में ये वेरिएशन जो ऊपर आई थी ये ज़्यादा होगी,
और ये वेरिएशन जो पिंक कलर की आपको दिखाई दे रही कम मिलेगी, सिंपल है। सिमिलरली जो सेंटर में ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये नेक्स्ट जनरेशन में 2 हो सकते हैं, पर ग्रीन कितने होंगे, 4 अप्रॉक्सीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर मल्टीपल देखें 1 का 2 हो रहा है तो 2 का 4 होगा। सो ये 1 का 2 होगा, ये भी 1 का 2 होगा, लेकिन ये कितने हो जाएंगे रेड वाले, 4। सो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो वेरिएशन पहले आती है उसकी परसेंटेज आपको हमेशा ज़्यादा मिलेगी इन द नेक्स्ट जनरेशंस, and this increase in the percentage is called as the accumulation of the variations. So any variation that is successfully inherited first will have higher percentage in next generations than the variation occurring later in the organism, राइट। और फिर दिमाग में आता है कि सर्वाइवल एडवांटेज का मतलब क्या है। मैंने आपको पहले बोला, जो कि अडेप्टेशन में हेल्प करे, सर्वाइवल में हेल्प करे। एडवांटेज का मतलब है दैट हेल्प्स इन अडेप्टेशन इन द एनवायरमेंट और दूसरा क्या कहते हैं, इसी वजह से इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल। अब आप देखिए, अगर मान लीजिए बहुत तेज़ गर्मी पड़ने लगे और हम उससे सर्वाइव ना कर पाएँ, उसमें अडेप्ट ना कर पाएँ, सो व्हाट विल हैपन, वी विल एग्जिस्ट, वी विल नॉट एग्जिस्ट, वी विल एक्सटिंक्ट, करेक्ट। सिमिलरली डायनासोर देखो अडेप्ट नहीं कर पाए तो वो एक्सटिंक्ट हो गए। एक रीज़न ये था कि उनको बहुत ज़्यादा मारा गया, या मीन वल्नरेबल स्पीशीज़ भी होते हैं जिसमें हंटिंग भी आ जाती है। बट यूजुअली क्या होता है, अगर आप किसी भी अडेप्टेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक आप किसी स्कूल में गए हैं और उसके एनवायरनमेंट को आप अडेप्ट नहीं कर पाए तो आप वहाँ पढ़ नहीं सकते, यू हैव टू मूव आउट। सो दिस इज़ व्हाट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट, द मोर वेरिएशंस या मोर अडेप्टेबिलिटी, more is the survival. Now let us move at the first topic of this chapter, that is the heredity. अब हमें मालूम है बच्चों कि रिप्रोडक्शन का में एकमात्र यानी ओनली रूल क्या है, उसका मेन फंक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन जनरेट्स सिमिलर बॉडी डिज़ाइन, करेक्ट। यही मेन फंक्शन है रिप्रोडक्शन का। एंड हेरिडिटी इंश्योर्स और डिटर्मिन्स द प्रोसेस बाय विच traits and characteristics are inherited or reliably inherited. Inherited, okay. Inherited and inherited. सो हेरिडिटी ये इंश्योर करता है कि जो भी ट्रेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचने चाहिए। सो जितनी भी ट्रेट्स होती हैं बच्चों, या हम कैरेक्टरिस्टिक कह लो, हमें 2 तरीके से मिलती हैं। पहली होती है इनहेरिटेड और दूसरी कौन सी होती है, एक्वायर्ड। जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होती हैं बच्चों, दीज आर दी ट्रेट्स एक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर their survival, but
do not travel from one generation to नेक्स्ट जनरेशन। जैसे आप लोगों की पढ़ाई, ज़रूरी तो नहीं कि आपके पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं तो आप भी वैसे ही बनो, या वाइस वर्सा कि पेरेंट्स जो हैं वो एजुकेटेड नहीं थे तो बच्चे भी ऐसे ही होंगे। जैसे हम कह देते हैं डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, वकील का बेटा वकील बनेगा, है ना, ऐसा तो होता नहीं है, ज़रूरी नहीं है, राइट। आपने डांस करना सीख लिया, इट डज़ नॉट मीन कि आपके नेक्स्ट जनरेशन आपके बच्चों को डांस ऑटोमेटिकली आता होगा। इट इज़ नॉट असेंशियल। सो एक्वायर्ड ट्रेड्स आर ओनली दोज ट्रेड्स दैट आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द करंट जनरेशन, फॉर देयर ओन सर्वाइवल, जो उनको चाहिए, बट दे डू नॉट ट्रैवल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो डांसिंग, एजुकेशन, हॉर्स राइडिंग, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपने सीखी है लेकिन आपके आगे नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रैवल नहीं करती, दोज ट्रेड्स आर कॉल्ड एज एक्वायर्ड ट्रेड्स। सो व्हाट आर इनहेरिटेड ट्रेड्स? इनहेरिटेड ट्रेड्स ट्रैवल फ्रॉम one generation to another as these are going to affect DNA। जब तक DNA में चेंजेस नहीं होंगे वो इनहेरिट नहीं हो सकते। सो इनहेरिटेड ट्रेड्स ट्रैवल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर as these are going to affect DNA and hence are called inherited traits। अब ये कुछ भी हो सकता है, लाइक द कलर ऑफ योर हेयर, कलर ऑफ योर आईज, योर बॉडी डिज़ाइन, व्हाट यू कैन से, नोज़ का शेप कैसा है, हाउ यू, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी आप इनहेरिट करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कलर ऑफ आईज, उसमें तो हम कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, कलर ऑफ आईज है, हेयर है, दीज आर दी इनहेरिटेड ट्रेट्स। इवन सर्टन डिजीजेस, यू नो, लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, व्हाट डू यू से, और ट्यूबरक्लोसिस नहीं रन करता, कैंसर रन करता है जनरेशन टू जनरेशन। वाई सो? बिकॉज दे अफेक्ट द DNA। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनहेरिटेड ट्रेट्स depend upon genetic makeup of an individual, received from their parents। पेरेंट्स से जो भी जेनेटिक मटेरियल मिलता है उस पर डिपेंड करता है कि कौन कौन सी ट्रेट इनहेरिट की गई हैं। मैनी ह्यूमन बींग्स आर देयर but it is easy to differentiate one from another। तो देखिए बॉडी का मेकअप, तो बॉडी का डिज़ाइन तो सबका सेम है क्योंकि वो क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं। वी कैन आइडेंटिफाई देम कि ये डॉग है, ये कैट है, ये कैमल है, ये हॉर्स है, ये एलिफेंट है, बिकॉज उनका बॉडी का डिज़ाइन सेम है, बट स्टिल वी कैन मेक आउट कि ये इससे डिफरेंट है। वाई सो? बिकॉज ऑफ दीज इनहेरिटेड ट्रेट्स विच हैव बीन अफेक्टिंग द जेनेटिक मटीरियल ऑफ द इंडिविजुअल। वो वहाँ तक गया है, ठीक है। इसीलिए जेनेटिक मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि कौन सी ट्रेट्स इनहेरिट होंगी, कौन सी ट्रेट इनहेरिट नहीं होंगी। सो नाउ लेट अस लुक एट हाउ एंड व्हाट आर द रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। बहुत सारे साइंटिस्ट ने बच्चों इसमें काम किया, बट मेंडल वॉज सक्सेसफुल इन गिविंग द रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ दीज ट्रेट्स। उनका क्या कहना था, कहते जब भी कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, so two parents are involved, parent 1 and parent 2,
इसका मतलब एक फीमेल भी है और एक मेल, राइट? ऑपोजिट genders are there and they both contribute equally for genetic material. So इसका क्या मतलब हुआ? That traits can be influenced by both paternal as well as maternal DNA. यानी कि मदर का डीएनए हो या फादर का डीएनए हो, दोनों ही अफेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन अब इसका क्या तरीका है, कौन बताएगा कि कैसे किया? सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने बताया देयर इज़ अ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, and this law of inheritance it was given by Gregor Johann Mendel, और इनके शॉर्ट नेम से ही मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन या मेंडल्स इनहेरिटेंस रूल्स बताए गए हैं। मेंडल यूज्ड पी प्लांट, और बच्चों ये पी प्लांट का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द पाइजियम सेटाइवम, और इसको हम कहते हैं गार्डन पी। दिस इज द प्लांट दैट ही यूज्ड फॉर हिज स्टडीज। उन्होंने क्या किया, इस पी प्लांट के कैरेक्टर्स को यूज़ किया। मेंडल यूज पी प्लांट कैरेक्टर्स which were contrasting, or you can say Mendel used pea plants contrasting characters for studying inheritance. जैसे टू नेम अ फ्यू, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूज़ किया राउंड एंड रिंकल्ड पीस ले लिए, या उन्होंने ये यूज़ कर लिया टॉल एंड शॉर्ट प्लांट को, क्योंकि दूर से दिखाई देते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स का मतलब जिनमें ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े और दूर से में नज़र आ जाए। वाइट एंड वायलेट फ्लावर्स एक्सेट्रा, ऐसे कई सारे 7 ट्रेट्स उन्होंने यूज़ की थी। तो उन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड, अगर मैंने टॉल प्लांट लिया एक और उसको ब्रीड, क्रॉस शोज दी ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इसलिए क्रॉस से शो करते हैं। टॉल प्लांट को उन्होंने क्रॉस ब्रीड किया शॉर्ट प्लांट से, तो जो भी इनके पास न्यू जनरेशन आई जिसे हम प्रोजेनी कहते हैं, उन्होंने देखा द परसेंटेज ऑफ टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स को काउंट कर लिया, जो भी वहाँ उगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि 2 कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स ले लिए, उन्हें क्रॉस ब्रीड कराया, प्रोजेनी में कितना परसेंट टॉल कितना परसेंट शॉर्ट मिला उसको कैलकुलेट कर लिया। तो उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, उन्होंने कहा जो फर्स्ट जनरेशन आई मेरे पास, उसके अंदर देयर वाज नो मीडियम साइज्ड प्लांट, वहाँ कोई भी मीडियम साइज का प्लांट नहीं मिला, रादर ऑल आर टॉल प्लांट्स। पी प्लांट सारे के सारे टॉल थे, करेक्ट, एंड देयर वाज नो स्मॉल साइज्ड प्लांट। ना तो मीडियम मिले ना छोटे मिले, बल्कि सारे के सारे हमें बड़े प्लांट मिले। बट डू ऑल टॉल प्लांट्स आर अलाइक, क्या सारे के सारे एक जैसे थे टॉल प्लांट्स? ये फाइंड आउट करने के लिए मेंडल ने टेस्ट किया किसको, सारे प्लांट्स को, ऑल 3 प्लांट्स। कौन कौन से 3 प्लांट्स हैं? एक था आपके पास टॉल पेरेंट प्लांट, एक था आपके पास शॉर्ट पेरेंट प्लांट,
और एक आपके पास थे टॉल न्यू जनरेशन प्लांट। करेक्ट। तो देखिए, जब उन्होंने टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट को ब्रीड किया तो सारे के सारे टॉल प्लांट मिल गए। इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आपको मिली उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट के सारे ट्रेट्स आपको दिखाई दिए। शॉर्ट प्लांट के ट्रेट थे ही ना, ही कोई मिक्स ट्रेट मिले। उन्होंने क्या किया, फिर टॉल प्लांट को टॉल ही प्लांट के साथ ब्रीड कराया। तो ऑब्वियसली जब टॉल प्लांट ब्रीड करेंगे तो प्लांट कैसा होगा, टॉल। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, शॉर्ट प्लांट को लिया और शॉर्ट ही प्लांट के साथ ब्रीड कर दिया। तो पक्की बात है यहाँ भी दोनों ही शॉर्ट प्लांट्स मिलेंगे आपको, सारे के सारे ऑल शॉर्ट प्लांट, यहाँ ऑल टॉल प्लांट। अब उन्होंने क्या किया, जो ये F1 जनरेशन, बच्चों न्यू जनरेशन को हम बोलते हैं F1 जनरेशन, मीन्स फर्स्ट फ्लाइल जनरेशन। सो इसे हम बोल देते हैं F1, डिनोट हम करते हैं F1 से। सो F1 जनरेशन में जब हमने टॉल और शॉर्ट प्लांट को ब्रीड किया था, टॉल प्लांट को हमने जब शॉर्ट प्लांट के साथ ब्रीड किया तो आपको याद है हमें सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिले थे। दिस इज द F1 जनरेशन। अब उन्होंने क्या किया, इस F1 जनरेशन के ऑल टॉल प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट करा दिया। F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स जो थे उन्हें सेल्फ पॉलिनेट किया। जब इनको सेल्फ पॉलिनेट किया तो हमें एक सेकंड जनरेशन मिली। इस सेकंड जनरेशन को बोलते हैं बच्चों F2, यानी कि सेकंड फ्लाइल जनरेशन। इसके अंदर हमें क्या मिला, कुछ टॉल प्लांट्स भी मिले और कुछ इसमें हमें शॉर्ट प्लांट्स भी मिले, यानी कि दोनों के दोनों मिले। सो पहली जनरेशन में सारे के सारे क्या थे, आपके पास टॉल प्लांट्स थे, यानी ओनली वन पेरेंट एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। एक ही पेरेंट एक्सप्रेस कर रहा था टॉल प्लांट, लेकिन जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराई तो बोथ पेरेंट traits expressed themselves. Correct? So both parent traits express themselves in the second generation. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब अगर ये दोनों एक्सप्रेस हो रही हैं, प्लांट तो एक ही था, टॉल प्लांट सारे, इसका मतलब यहाँ पर एक्सप्रेस एक पेरेंट कर रहा था मगर ट्रेट्स दोनों पेरेंट्स की अवेलेबल थी। ऑल्दो traits of both tall and short plant were available। थी तभी तो उसने दिखाया, जैसे दूध में से मलाई निकलती है, अब मलाई थी तभी तो निकली। पहले दूध जब आप मार्केट से लेके आते हो उसमें मलाई नज़र नहीं आती, लेकिन जब उसे आप गर्म करते हो तो मलाई नज़र आने लगती है, कोलॉइड पार्टिकल है ना। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे टॉल प्लांट नज़र आ रहे हैं। इट डज नॉट मीन कि शॉर्ट प्लांट की ट्रेट्स उसमें थी नहीं, क्योंकि ट्रेट्स तो दोनों पेरेंट्स से आ रही थी, आधे क्रोमोसोम उससे आधे क्रोमोसोम उससे मिल रहे थे, लेकिन एक्सप्रेस जो है वो सिर्फ एक ने किया था। जब सेकंड जनरेशन आई तो दोनों ने एक्सप्रेस कर दिया। इसका मतलब शॉर्ट प्लांट की ट्रेट्स भी यहाँ पर प्रेजेंट थी। सो इट मीन्स that traits of both traits of both tallness and shortness were inherited by F1 generation, all tall plants। उनमें दोनों में
ये टॉलनेस और शॉर्टनेस की ट्रेट इनहेरिट तो की थी, बट एक्सप्रेस्ड ओनली द ट्रेट ऑफ टॉलनेस। सो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से लॉज मैंडल ने दिए थे जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट को एक्सप्रेस किया। सो पहला रूल क्या था बच्चों, लॉज क्या थे ऑफ मैंडल? पहला लॉ था लॉ ऑफ segregation, which means that copies of each hereditary factor segregates so that offspring gets only one part or one form, one from each part। मतलब आपको याद होगा हमने हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स की बात की थी। हैप्लॉइड क्या होते हैं, जिसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। डिप्लॉइड क्या होते हैं, जिसमें डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, राइट। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो हमें मालूम है गैमीट्स के अंदर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसका मतलब आधे फादर से और आधे मदर से, आधे एक पेरेंट से आधे दूसरे पेरेंट से आते हैं। सो इसका मतलब कॉपीज ऑफ ईच हेरिडिटरी फैक्टर सेग्रीगेट, अलग अलग हो जाते हैं। क्योंकि देखो अगर मान लीजिए फीमेल है उसके पास भी डबल होगा क्योंकि ऑब्वियसली पेयर है, और फादर के पास भी पेयर होगा। जब ये गैमीट्स में कन्वर्ट होंगे तो क्या होगा, एक इसका हो जाएगा सिंगल और एक इससे सिंगल निकलेगा। सो गैमीट में क्या होगा, हैप्लॉइड यानी कि हाफ, और पेरेंट में क्या है, डिप्लॉइड। दिस इज द डिप्लॉइड, दिस इज द गैमीट। और दी जर्म सेल्स, सो जर्म सेल में आधे होते हैं, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो कॉपीज ऑफ ईच हेरिडिटरी फैक्टर सेग्रीगेट्स सो दैट ऑफस्प्रिंग्स गेट ओनली वन फ्रॉम ईच पार्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, हमने टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट की बात की थी, हम उन्हीं को कर लेते हैं, करेक्ट। टॉल प्लांट के लिए लेट अस यूज कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। शॉर्ट प्लांट के लिए स्मॉल टी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पेरेंट। दिस इज ऑल्सो अनदर पेरेंट, पेरेंट टू पेरेंट वन। ना इसके सबसे पहले आपको क्या बनाना है, बाय द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको सबसे पहले इसके गैमीट्स बनाने हैं। सो क्या गैमीट्स बनेंगे, सेपरेट कर दीजिए। इसके बनेंगे कैपिटल टी, इसका क्या बन जाएगा, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। सो दैट जो ऑफस्प्रिंग होगा उसे इसमें से एक मिलेगा, इसका एक, इसका एक। सो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी विल बी दी जीनोम। जीनोम मीन्स जेनेटिक मटीरियल of F1 generation, correct? This is called as genome, also known as genotype। ठीक। और दूसरी चीज, इसका फीचर कैसा दिखाई कैसा देगा, टॉलनेस। इसका मतलब टॉलनेस क्या होता है बच्चों, फिनोटाइप। तो जीनोटाइप में हमें बताना है कि जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, फिनोटाइप में हमें बताएंगे उसकी अपीयरेंस कैसी होगी। सो फिनोटाइप गिव्स अस अपीयरेंस, राइट। तो कोई चीज़ कैसी दिखती है, दैट इज फिनोटाइप। उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कैसा है, दैट इज कॉल्ड एज जीनोटाइप। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि आपको दोनों गैमीट्स को अलग अलग करना है। सो दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक, अब चलते हैं हम सेकेंड लॉ के ऊपर। दैट सेकेंड लॉ स्टेट्स लॉ ऑफ
independent assortment. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है बच्चों, जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ एक टॉलनेस और शॉर्टनेस यानी कि हाइट ऑफ द प्लांट लिया था, अगर वहाँ पे मोर देन वन ट्रेट हो, जैसे टॉलनेस और शॉर्टनेस ले लिया तो वाइट फ्लावर और पर्पल फ्लावर ले लिया, साथ में दो दो ट्रेट्स एक साथ हैं, ऐसा तो है नहीं एक प्लांट में एक ही ट्रेट होगी, उसके पास फ्लावर्स भी हैं, उसके पास सीड्स भी हैं, उसके पास पॉट भी है, उसके पास पीस भी हैं। सो ये सारे फैक्टर्स एक साथ चलते हैं। सो अगर एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं तो दे विल बी द इंडिविजुअल फैक्टर्स एजॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे गैमीट्स बने थे, दीज आर दी गैमीट्स। ना जब ये गैमीट्स बनते हैं तो टॉल का फैक्टर अलग हो जाता है, किसी और कैरेक्टर का फैक्टर अलग हो जाएगा, ठीक है, सो दैट दे हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अकर टुगेदर। एग्जाम्पल देखते हैं, लेट अस टेक टॉल ही ले लेते हैं पहले। टॉल है और राउंड सीड है, ठीक है, सो कैपिटल आर स्टैंड्स फॉर राउंड सीड्स, कैपिटल टी स्टैंड्स फॉर टॉल ट्रीज, टॉल प्लांट्स। इसको हमने ब्रीड करना है स्मॉल ट्री एंड रिंकल्ड सीड के साथ, तो स्मॉल आर इज रिंकल्ड सीड और स्मॉल टी इज शॉर्ट प्लांट। अब देखिए इसमें दो फैक्टर्स आ रहे हैं, शॉर्टनेस एंड टॉलनेस, एक ट्रेट है लंबाई प्लांट की, और उसके बाद है सीड कैसा है उसके अंदर, यानी उसका मटर का दाना जो है वो कैसा होगा, बिल्कुल स्मूथ राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, दोनों अलग अलग फीचर्स हो गए। सो अब क्या होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी इसके गैमीट अलग, इसके गैमीट अलग निकलेंगे, इसके अलग और इसके अलग। यानी ये देखो ये क्या हो रहा है, इस तरह से है, दो पेयर ये हैं, दो पेयर ये हैं, इसका भी एक एक हो जाएगा, इसका भी एक एक हो जाएगा। सो लुक एट इट, इसके गैमीट्स बनाए तो कैपिटल टी अलग अलग, एक और एक, इसके गैमीट्स बनाएंगे तो कैपिटल आर अलग, कैपिटल आर अलग। सिमिलरली इसके स्मॉल टी, स्मॉल आर, करेक्ट। अब देखो जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में जब आप इसको क्रॉस करना चाहोगे तो क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा, निकाल लेते हैं, इन दोनों में से भी कोई एक ही आएगा, क्योंकि इसके कंपैरिजन में जो सेकंड पेरेंट से आपको मिलेगा वो क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक स्मॉल टी, इन दोनों में से कोई एक स्मॉल आर, इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। सो दिस इज व्हाट इज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दिस इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी अलग अलग हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली सेपरेट होंगे गैमेट्स, इसका एक गैमेट अलग आएगा, इसका एक, इन दोनों में से कोई एक आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा, इन दोनों से एक आएगा और इन दोनों से भी एक ही आएगा, क्योंकि एक पेरेंट से आधे और एक पेरेंट से आधे गैमेट्स हमें मिलेंगे, ताकि फाइनल जनरेशन में फिर से 4 ही गैमेट्स आएँ। लुक एट इट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो जो आपका ऑफस्प्रिंग होगा उसमें भी तो 4 ही आने चाहिए, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। सो दिस इज कॉल्ड एज F1 जनरेशन एंड दिस लॉ इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थर्ड लॉ बच्चों आया हमारे पास, दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। व्हाट डज दिस मीन? लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि वो फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जो डोमिनेंट होगा, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द अदर फैक्टर विच इज रिसेसिव। अब देखिए हमने क्या कहा था, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों फैक्टर्स हैं, मान लेते हैं कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है, ठीक है। सो इसका मतलब जब सारे टॉल हमें मिल रहे हैं तो टी डोमिनेंट हुआ, ये रिसेसिव है, शॉर्ट प्लांट का भी फैक्टर हमारे पास है, बट एक्सप्रेस किसने किया, कैपिटल टी ने, इसीलिए सारे के सारे टॉल प्लांट्स थे। इट मीन्स टी, कैपिटल टी इज डोमिनेंट, सिंपल। सो कैपिटल टी expressed, for example, capital T small t is a genotype of the plant and it appears tall. It means tallness is dominant
बिकॉज फैक्टर्स ऑफ बोथ टॉलनेस एंड शॉर्टनेस आर प्रेजेंट। दोनों है, लेकिन दोनों में से एक्सप्रेस किसने किया, वो डोमिनेंट हो जाएगा। तो दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो इसका मतलब अगर दो फैक्टर्स हैं आपके पास, ये फैक्टर टॉल का है और ये फैक्टर शॉर्ट का है, और आपको सारे प्लांट्स अब कैसे दिखाई दे रहे हैं, अपीयर टू बी टॉल। सो कैपिटल टी इज डोमिनेंट, सो हेंस कैपिटल टी आ जाए तो भी टॉल कहा जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाए तो भी टॉल कहा जाएगा। बट शॉर्ट विल एक्सप्रेस itself only in the absence of tall factor. फॉर एग्जाम्पल, अगर स्मॉल टी हो जाए तो ये भी शॉर्ट का है और ये भी शॉर्ट का है, तो जो प्लांट अपीयर करेगा वो कैसा होगा, शॉर्ट। सो लुक एट इट, अगर दोनों फैक्टर कैपिटल हैं तो टॉल, अगर दोनों फैक्टर्स मिल रहे हैं यानी कि कैपिटल टी का भी मिल रहा है, टॉलनेस का भी मिल रहा है, शॉर्टनेस का भी मिल रहा है, तो एक्सप्रेस जो खुद को करेगा वो डोमिनेंट हो जाएगा। तो कैपिटल टी अगर यहाँ शॉर्ट होता एक्सप्रेशन में तो शॉर्ट डोमिनेंट हो जाता, लेकिन अब देखो शॉर्ट और शॉर्ट दोनों है तो शॉर्ट अपीयर कर रहा है, ठीक है। शॉर्ट प्लांट जो है वो शॉर्ट ही अपीयर कर रहा है, उसकी ग्रोथ है ही नहीं। इट मीन्स दिस इज अ रिसेसिव, क्योंकि कैपिटल टी नहीं है तभी खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है। सो शॉर्ट विल एक्सप्रेस इट सेल्फ ओनली इन द एब्सेंस ऑफ टॉल फैक्टर्स। सो वी कैन से दैट रिसेसिव फैक्टर express only in the absence of dominant. फैक्टर करेक्ट। अब हम सिंपल एक क्रॉस ब्रीड करके देखते हैं विच इज कॉल्ड एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है बच्चों single trait, only one characteristic we are going to use. So let us take capital T is crossed by small t, ठीक है। These are my parents. So by law of segregation क्या बनाएंगे आप, कैपिटल T स्मॉल t, these are the gametes. अब दोनों पेरेंट्स में से आधे आधे गैमीट्स आएंगे, आधे इसका आधा इसका, तो इन दोनों में से किसी एक को ले लें। सो दिस इज दी वन पेरेंट गैमीट, दिस इज दी अनदर पेरेंट, दोनों क्रॉस ब्रीड करेंगे तो क्या बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज दी F1 जनरेशन एंड दिस इज द जीनोटाइप, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। व्हाट इज द फिनोटाइप, इनको जब ऑब्जर्व किया था मेंडल ने तो ये सारे टॉल थे, इसका मतलब दे आर गोइंग टू शो द टॉलनेस, हेंस वी कैन से यहाँ पर टी इज डोमिनेंट। सो दिस इज द बाय लॉ ऑफ डोमिनेंस, दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बच्चों सिर्फ दो ही लॉज एप्लीकेबल होते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम किसी और हाइब्रिड क्रॉस में देखेंगे। अब हमने क्या करना है, मुझे चेक करना है कि इसके अंदर क्या शॉर्ट फैक्टर यानी शॉर्ट का पेरेंट का जो रिसेसिव कैरेक्टर था क्या वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा। लेट अस सी। अब हम क्या करेंगे, ये अब मेरे पास पेरेंट हो गया, मैंने दो प्लांट्स ले लिए, नाउ दीज आर दी पेरेंट्स, इसके गैमेट्स बनाए बाय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी, करेक्ट, दोनों का हो गया। अब आप सोचोगे इसका कैसे हम लोग करेंगे क्रॉस ब्रीडिंग, तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, कैपिटल टी इसका गैमीट इसके साथ भी क्रॉस करेगा और यही गैमीट इसके साथ भी क्रॉस करेगा।
सो जब ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं तो कैपिटल टी बन गया, ठीक है। जब आपने इन दोनों को क्रॉस किया तो आपके क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। नाउ लेट अस सी, this one is going to fuse with this one. It is going to form again capital T small t, and if we look at these two factors, they will also cross breed, they will form small t. Now अब आप ये देखिए, इसके अंदर डोमिनेंट इसके अंदर हैं दोनों, तो ये कैसा होगा, टॉल। इसमें देखिए डोमिनेंट है तो ये टॉल, इसमें भी डोमिनेंट प्रेजेंट है तो ये टॉल, इसमें डोमिनेंट प्रेजेंट नहीं है, दोनों रिसेसिव हैं, सो दिस प्लांट विल बी शॉर्ट। सो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द जीनोटाइप, सो जीनोटाइप का क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। सो द रेशो क्या हो जाएगी, कैपिटल टी रेशो कैपिटल टी स्मॉल टी रेशो स्मॉल टी। कितने हैं, ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है। सो ये रेशो आपको याद रखनी है बच्चों। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर सेकेंड जनरेशन में दिस इज द F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के अंदर जीनोटाइप का रेशो होगा 1:2:1, ठीक। और फिनोटाइप में देखो अपीयरेंस कैसी है सबकी, इनकी कैसी अपीयरेंस है, टॉल, तो 3 अपीयरेंस है टॉल की और 1 अपीयरेंस है शॉर्ट, करेक्ट। सो यानी 3:1 का रेशो है। सो फिनोटाइप का रेशो क्या है, 3 टॉल to 1 शॉर्ट। अगर परसेंटेज पूछ ले तो 75% टॉल 25% शॉर्ट, राइट। सो दिस इज व्हाट इज अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आज के लिए बच्चों हम इतना ही करेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है उसके बारे में बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ।